गरीब विधवा दर्जी बहू की अमीर सहेलियां। धानी, किरण और टियारा तीनों सहेलियां थी। बचपन से लेकर अब तक उन्होंने एक ही स्कूल में पढ़ाई की थी और अब वो तीनों एक ही साथ टेलरिंग सीख रही थी। धानी देखना, मैं अपनी ड्रेस बना रही थी और प्रेस करते टाइम मेरी ड्रेस का गला ही जल गया। अब मैं क्या करूं? दिखा तो जरा। धानी ने गौर से किरण की जली हुई ड्रेस को देखा। अरे, ये तो यूं ही ठीक हो जाएगा। क्या तेरे पास रेशम का धागा है? शायद है, देखना पड़ेगा। रहने दे, मेरे पास पड़ा हुआ है। धानी ने अपने बैग से रेशम का धागा और सुई निकाली और किरण की जली हुई ड्रेस पर एक बहुत ही सुंदर फूल का डिजाइन बना दिया। हो गया। वाह धानी, तुम्हें तो सिलाई के साथ साथ कढ़ाई भी बहुत अच्छे से आती है। अब तो ये ड्रेस पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही है। थैंक यू सो मच धानी। चल पागल, ये भी कोई शुक्रिया बोलने वाली बात थी। इसी तरह एक साथ तीनों सहेलियों की जिंदगी खुशी खुशी कट रही थी कि एक दिन अपनी टेलरिंग की क्लास से लौटते वक्त टियारा बोली, दोस्तों चलो ना, आज हम किसी अच्छे से कैफे में कॉफी पीने चलते हैं। दोस्तों, आज माँ ने मुझे जल्दी घर आने को बोला है, मैं नहीं जा सकती। चल ना यार, कल फिर हमारी मुलाकात हो या ना हो। ऐसे क्यों बोल रही है? ज्यादा सवाल मत कर, बस चल। टियारा धानी और किरण को अपने साथ एक कैफे में ले गई और वहां तीनों सहेलियां बैठकर बात करने लगी। मुझे बता, तू ऐसा क्यों बोल रही थी? मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन धानी, किरण, अब मैं यहाँ और नहीं रहूंगी। मेरे मम्मी पापा मेरे टेलरिंग के शौक को देखकर मुझे एक बड़ी ड्रेस डिजाइनर बनाने के लिए अमेरिका भेज रहे हैं। पता नहीं अब हमारी कब मुलाकात होगी। टियारा की बात सुनकर दोनों ही सहेलियां बहुत दुखी हो गई कि तभी किरण बोली, प्यारा, सिर्फ तू ही नहीं, मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे ऑस्ट्रेलिया भेजने की सारी तैयारियां कर ली है। सच? तो तूने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? बस मेरी बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो तुम दोनों ही यहाँ से जा रही हो? तीनों सहेलियां एक दूसरे को छोड़ने की वजह से बहुत ज्यादा दुखी थी। चलो दोस्तों, तुम अपनी जिंदगी में उजाला करो। मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे पास तुम्हें देने को कोई महंगा तोहफा तो नहीं है, लेकिन तुम हमारी दोस्ती के नाते ये रख लो। धानी ने अपने बैग से निकालकर अपनी सहेलियों को चाबी के छल्ले दे दिए। तीनों सहेलियों ने एक दूसरे को गले से लगाया और फिर एक दूसरे को अलविदा बोलकर तीनों अपनी अपनी राह पर निकल गई। तीनों को अलग हुए अब कई महीने बीत चुके थे। किरण और टियारा विदेश में अपनी कामयाबी की नींव तैयार कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ धानी की शादी आयुष नाम के एक साधारण आदमी से हो चुकी थी। धानी, आज मेरी छुट्टी है, क्यों ना आज हम लोग दोनों बाहर घूमने चले? ठीक है, मैं जल्दी जल्दी घर के कामों को निपटा लेती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। धानी ने जल्दी जल्दी अपने घर के कामों को निपटाया और फिर शाम को आयुष और धानी घूमने चले गए। बोलो धानी, क्या खाना चाहोगी? चलिए आयुष जी, साथ मिलकर आइसक्रीम खाते हैं। ठीक है। बोलो, चॉकलेट लोगी या वनीला? आई एम चॉको लवर, तो मैं चॉकलेट ही लूंगी। अच्छा ठीक है, तो चलो चलते हैं आइसक्रीम खाने। आयुष और धानी ने उस दिन बहुत मजे किए और जब रात को वो अपने घर लौट रहे थे, आज मुझे लगा कि जिंदगी वाकई बहुत हसीन है। तुम्हारे साथ मुझे आज बहुत मजा आया। चलिए, अच्छा है, मुझे भी आपके साथ टाइम बिताकर बहुत अच्छा लगा। धानी और आयुष सड़क पर एक दूसरे से बात करते हुए चल रहे थे कि तभी सामने से एक बड़ा ट्रक आया। धानी संभाल के! आयुष धानी को बचाने के लिए खुद ट्रक के सामने आ गया और ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो गया। आयुष जी उठिए। आयुष जी, अरे कोई मेरी मदद करो, कोई है? धानी की आवाज सुनकर कुछ लोगों ने उसकी मदद की और आयुष को अस्पताल पहुंचाया। जैसे ही खबर उसके घर वालों को लगी, सभी अस्पताल चले आए। क्या हुआ मेरे बेटे को? क्या हुआ आयुष को? बोल धानी। धानी कुछ नहीं बोली। तभी डॉक्टर बाहर आया। देखिए, हम आपसे माफी चाहते हैं। हमने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उनके शरीर से बहुत सारा खून बह चुका था। ऐसे में किसी भी पेशेंट को बचाना नामुमकिन होता है और हम आयुष जी को नहीं बचा सके। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आयुष जी उठिए, आंखें खोलिए। सभी बहुत रोए और दर्द भरी चीखें सिर्फ आयुष को ही पुकार रही थी, लेकिन आयुष अब गहरी नींद में सो चुका था, ऐसी नींद जिससे वो अब कभी भी नहीं जागता। अब आयुष की मौत हुए 1 महीना बीत चुका था। घर के चिराग के बुझ जाने से पूरे घर में अंधेरा छा गया था और पैसे की भी तंगी हो रही थी। बहू,
अब तो आटा भी बस मुट्ठी भर ही बचा हुआ है। आज तो किसी तरह इसी में गुजारा हो जाएगा, लेकिन कल क्या खाएंगे? माँ, मुझे लगता है कि हमें भी कोई काम ढूंढना ही पड़ेगा। इस तरह घर में बैठे रहने से बात नहीं बनेगी। माँ, प्रिया ने सही कहा। अगर आपकी इजाजत हो तो क्यों ना मैं किसी काम की तलाश कर लूं? मेरी बच्ची, तू कहाँ भटकेगी? माँ, बाहर निकलने पर तो बहुत रास्ते हैं, बस एक बार हिम्मत करनी है। ठीक है, तू अगर ऐसा करना चाहती है तो मैं तुझे नहीं रोकूंगी। धानी अपनी सास की बात सुनकर काम की तलाश में निकल गई, लेकिन उसे कहीं पर भी काम नहीं मिला। हार कर वो बेचारी शाम को घर आ गई। कुछ बात बनी क्या बहू? नहीं माँ, लेकिन अभी बाहर मैंने एक दर्जी को उसका खुद का काम चलाते हुए देखा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी यही काम कर लूं। तुझे सिलाई आती है? जी भाभी, इससे अच्छी तो बात ही नहीं हो सकती है। आप यही काम करो। फिर क्या था, धानी ने घर में ही हाथ की सिलाई मशीन पर कपड़े सिलना शुरू कर दिया। उससे ज्यादा मुनाफा तो नहीं हो रहा था, लेकिन उन्हें 2 वक्त की रोटी तो नसीब हो जाती थी। आज भी मैंने सिलाई के 2 सूट सिल दिए। चलो अच्छा ही है, अब मैं खाना बना लेती हूँ। इसी तरह से रोज काम का सिलसिला जारी था। बेचारी धानी के दिन गरीबी में कट रहे थे कि एक दिन धानी के दरवाजे पर दस्तक हुई। देख तो जरा, धानी बेटा कौन है? जी माँ। धानी ने जैसे ही दरवाजा खोला तो हैरान रह गई, क्योंकि दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि उसकी दोनों सहेलियां खड़ी थी। किरण, प्यारा, तुम? हाँ हम। तू तो शायद हमें भूल ही गई लगता है। ऐसा कैसे हो सकता है? आओ तुम लोग, अंदर आओ। धानी ने उन्हें अपने घर में बुलाया और उनके आगे चाय और बिस्किट रख दिए। धानी को सफेद साड़ी में देख उसकी सहेलियां सब कुछ समझ गई थी। अब तेरे पति इस दुनिया में नहीं है, तो फिर तुम्हारे घर का खर्च कौन चलाता है? मैं कपड़े सिल सिल कर अपने घर को संभाल रही हूँ। अपनी सहेली की ऐसी हालत देखकर दोनों से रहा नहीं गया और किरण बोली, मिस धानी, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब से तुम हमारी कंपनी में मॉडल्स के लिए कपड़े बनाना। पर घबरा मत, हम तुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। तू बहुत अच्छी टेलर है। हमें विश्वास है कि अगर तू हमारे साथ काम करेगी तो हमें बहुत जल्दी प्रोग्रेस मिलेगा। अपनी सहेलियों की बात सुनकर धानी बहुत खुश हुई। तभी से धानी ने अपनी अमीर सहेलियों के लिए काम करना शुरू कर दिया और अपने घर के हालातों को बदल दिखाया, और फिर सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। कुमकुम स्टोव में हवा भर रही होती है, लेकिन स्टोव गैस में मिट्टी का तेल खत्म हो जाता है, जिसके चलते खाना नहीं बना पाते। अरे ये क्या, स्टोव चूल्हा तो जल ही नहीं रहा है। लगता है मिट्टी का तेल खत्म हो गया है। अब हम लोग खाना कैसे बनाएंगे? कुछ ही देर में मेहमान भी आने वाले हैं, उनके लिए नाश्ता कैसे तैयार होगा? माँ भी अभी तक सामान लेकर नहीं आई, घर में राशन भी खत्म हो गया, सारी चीजें नहीं हैं। तभी यशोदा आ जाती है। क्या हुआ, तुम तीनों परेशान क्यों हो? ये देखो, मैं थोड़ा सामान लेकर आ गई हूँ, इससे नाश्ता बना लेना। अरे माँ देखो ना, मिट्टी तेल खत्म हो गया है, स्टोव चूल्हा कैसे जलाऊंगी अब? हे भगवान, मिट्टी तेल को भी अभी खत्म होना था। चलो तुम बाकी की तैयारियां करो, मैं अभी मिट्टी तेल लेकर आती हूँ। यशोदा मिट्टी तेल लेने के लिए घर से निकल ही रही होती है कि तभी पंडित मेहमानों के साथ उसके द्वार पर खड़ा हो जाता है। अरे यशोदा बहन, कहाँ जा रही हो? देखो मेहमान तो आ गए हैं, इनके लिए इंतजाम वगैरह कर रखा है या नहीं? अरे आप लोग आ गए, चलो अंदर आ जाओ। यशोदा उन्हें अपने गरीब घर में बैठाती है और उसके बाद फौरन मिट्टी का तेल लेने निकल जाती है। कुछ ही देर में यशोदा मिट्टी का तेल ले आती है। यशोदा चुपचाप अपनी तीनों सांवली बेटियों से जाकर कहती है, ये लो जल्दी से नाश्ता बनाकर ले आना, तब तक मैं मेहमानों से बातें करती हूँ। यशोदा घर पर आए हुए लड़के और लड़के वालों से बातें कर रही होती है। तभी उसकी तीनों बेटियां कुछ ही देर में नाश्ता लाकर सभी के आगे रख देती हैं। ये मेरी तीनों बेटियां हैं, इनकी ही शादी करनी है। यशोदा की तीनों काली बेटियों को देखकर पार्वती का मुंह बन जाता है। अरे ये क्या, ये साउथ अफ्रीकन तुम्हारी बेटियां हैं? इतनी काली लड़कियों से मैं अपने बेटों की शादी कैसे करवा सकती हूँ? पंडित, तुमने तो मुझे कुछ और ही बताया था। अरे तुमने कहा था कि सांवला रंग लड़कियों का है, लेकिन यहाँ तो लड़कियाँ सांवली नहीं बल्कि काली कलूटी हैं। ओहो बहन जी, ये तो तीनों बहुत मेहनती हैं, सारा दिन काम करती रहती हैं, इसी वजह से रंग ज्यादा काला लग रहा है, लेकिन वैसा है नहीं जैसा आपको लग रहा है। ये तीनों बहुत समझदार हैं और आपके घर को बहुत अच्छे से संभाल सकेंगी। अरे मोहल्ले वाले इन तीनों को देखेंगे तो पूरे मोहल्ले की नजर उतर जाएगी। ना जी ना, मैं ये रिश्ता नहीं कर सकती। ऐसा कहकर पार्वती वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद बेचारी यशोदा अपने सर पर हाथ मारती रह जाती है। चिंता क्यों करती हो बहन,
एक ना एक दिन आपकी बेटियों के लिए बहुत अच्छे घर से रिश्ता आएगा और आपकी बेटियां खुश भी रहेंगी। ये मेरा आपसे वादा है। पंडित के जाने के बाद वहाँ पर श्रेया और आरजू आ जाती हैं। तो क्या रहा, रिश्ता तय हुआ या नहीं? इनके हाव भाव देखकर लग तो नहीं रहा जैसे इनका रिश्ता पक्का हो गया, और पता नहीं कब तक हमारे सर पर यूं ही बैठी रहेंगी। तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो। वैसे ही उन तीनों पर पता नहीं क्या बीत रही है। तुम दोनों उनके जले पर नमक छिड़कने आ गई हो। श्रेया और आरजू अपनी माँ की बात सुनकर चुप रह जाती हैं। तभी यशोदा अपनी तीनों बेटियों से कहती है, देखो तुम तीनों मायूस मत हो। ये रिश्ता पक्का नहीं हुआ तो क्या हुआ, एक ना एक दिन तुम्हारा रिश्ता पक्का जरूर होगा। ये मेरा तुमसे वादा है। कुमकुम अपनी माँ की बात सुनकर रोने लगती है। माँ, ये 11वां रिश्ता हमारा फेल हो गया। हर बार रिजेक्ट होने के बाद कितना बुरा लगता है, हम आपको बता नहीं सकते। माँ, हमारी शादी होने से रही, आप इन दोनों की शादी करवा दीजिए। इन्हें तो कोई भी पसंद कर लेगा। वो तो है ही, कम से कम हम तुम्हारी तरह काली तो नहीं है। और वैसे भी माँ को हमारे लिए लड़के ढूंढने की जरूरत नहीं है। हम दोनों ने अपने लिए लड़के ढूंढ लिए हैं। जैसे ही तुम तीनों की शादी होकर तुम यहाँ से चली जाओगी, वैसे ही हम भी अपनी पसंद के लड़कों से शादी करके चले जाएंगे। चलो अच्छी बात है, कम से कम तुमने अपने आगे के बारे में सोचा तो सही। हमारी तरफ कोई लड़का तो देखना भी पसंद नहीं करता। बोलते हुए पूनम अपनी आंखों में पानी ले आती है, जिसके बाद वो तीनों घर के कामों में लग जाती है। यशोदा को अपनी तीनों सांवली बेटियों के लिए बहुत बुरा लगता है। एक दिन यशोदा काम करने के लिए अपने मालिक के घर जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक पत्राचार दीवार पर छपा हुआ नजर आता है। शादियां ही शादियां, अपनी जैसी मर्जी बेटियों के लिए लड़के ढूंढने में हमें संपर्क करें। लड़कियां जैसी भी होंगी शादी हम करवाएंगे 100% गारंटी के साथ। ये पत्राचार पढ़ते ही यशोदा बहुत खुश होती और उस पत्राचार पर लिखे हुए एड्रेस पर जा पहुंचती है। मेरी तीनों बेटियों की शादी करवा दीजिए, आपका बहुत उपकार होगा। शादी तो मैं करवा दूं, लेकिन ये बताओ अपनी तीनों बेटियों के लिए तुमने क्या क्या जोड़ रखा है? बहन जी, मैं बहुत गरीब हूँ, अपनी बेटियों की शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। उनकी विदाई अच्छे से करना मेरा बहुत बड़ा सपना है। तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है तो इस जन्म में अपनी 5 बेटियों की विदाई करना तो भूल ही जाओ। ऐसा मत कहिए, मुझ पर थोड़ा रहम कीजिए। चंद्रकांता यशोदा को रोते हुए देख उससे कहती है, वैसे तो हर कोई मानता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कोशिश करूंगी। इसलिए तुम अपनी तीनों काली क्योंकि दहेज का इंतजाम करो। दहेज अच्छे से देना, बाकी तुमसे कैश की कोई डिमांड नहीं है। ये सुनकर यशोदा बहुत खुश होती है, जिसके बाद चंद्रकांता उनकी तीनों काली बेटियों के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू करती है। 2 से 3 बार तो लोग उसकी बेटियों को देखकर मना कर देते हैं, लेकिन आखिरी में चंद्रकांता के चलते उसकी तीनों काली बेटियों का रिश्ता जो है वो पक्का हो जाता है। चलो यशोदा बहन, अपना मुंह मीठा कर लो। अब तो तुम्हारी तीनों बड़ी बेटियों के रिश्ते पक्के हो गए हैं। रही बात छोटी बेटियों की, तो उन्होंने अपने लिए पहले ही ढूंढ रखा है। हाँ हाँ, हम सुंदर हैं इसलिए हमारे पीछे लड़के भागते हैं। हमारी बड़ी बहनें इतनी काली हैं कि लड़के उनसे दूर भागते हैं। चुप करो तुम दोनों और जाओ जाकर काम करो। यशोदा की तीनों बड़ी बेटियों को अपनी छोटी बहनों के ताने बहुत चुभते हैं, लेकिन वो तीनों कुछ नहीं कहती। से ही देते देते यशोदा जैसे तैसे करके अपनी तीनों बेटियों की शादी की तैयारियां कर रही होती है, और इन्हीं के बीच उसे अपने मकान के कागजात गांव के मुखिया के पास गिरवी रखने पड़ते हैं। मुखिया साहब, मेरी तीनों बेटियों की शादी होनी बहुत जरूरी है। अब उनकी उम्र हो गई है, ये कागजात अपने पास रख लो और मुझे पैसे दे दो। अगर सूद समेत मुझे पैसा वापस नहीं मिला तो याद रख लेना, तुम्हारा ये घर मेरा हो जाएगा और फिर तुम्हारा इस घर पर कोई हक नहीं होगा। अगर तुम्हें ये बात मंजूर है तो मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ। यशोदा के पास और कोई रास्ता नहीं होता और वो पैसे ले लेती है, जिसके चलते वो उन पैसों से अपनी तीनों काली बेटियों के लिए दहेज इकट्ठा करती है, लेकिन गोरी बेटियों के लिए कुछ नहीं लेती। देखते ही देखते शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं और चारों तरफ खुशी का माहौल होता है। यशोदा की 5 बेटियों की शादी बहुत अच्छे से हो जाती है, लेकिन शादी के बाद जैसे ही विदाई होने वाली होती है, यशोदा की तीनों काली बेटियों की सास अचानक से कहती है, ये क्या, दहेज के नाम पर तुमने ये मुझे क्या दिया है? अरे 3 बेटियों का दहेज कम से कम 3 बंटवारे के हिसाब से तो देती। इतने दहेज में तुम्हारी बेटियां विदा नहीं हो सकती। मुझे माफ करो, मैं अपने बेटों को अपने घर लेकर जा रही हूँ। कल्याणी के मुंह से ये सुनते ही श्रेया और आरजू गुस्से में आ जाती हैं और अपनी तीनों काली बहनों के लिए कहती हैं, अरे शादी क्या दहेज पर ही टिकी होती है? आप हमारी बहनों से अपने बेटों की शादी करवा रही हो या उन्हें खरीद रही हो?
मेरी तीनों बहनें सांवली हैं लेकिन कोहिनूर का हीरा है। अरे चिराग लेकर ढूंढोगी तो भी ऐसी लड़कियां नहीं मिलेंगी। और रही बात दहेज की तो जाइए और अपने बेटों के लिए ऊंचे दाम की लड़कियां ढूंढ लीजिए। उन दोनों की ये बात सुनते ही कल्याणी को बहुत बुरा महसूस होता है। इसी के चलते अपनी गलती की माफी ना तो केवल आरजू और श्रेया से मांगती है बल्कि अपनी तीनों होने वाली बहू और यशोदा से भी मांगती है। जिसके बाद यशोदा की 5 बेटियों की विदाई अच्छे से हो जाती है और वो 5 अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती हैं।